कौन सी अलाउड है और कौन सी हमें अलाउ नहीं है, एक्चुअली तो ये देखना हमने, यानी लॉ की बुनियादी बात यह है कि कौन सी डिडक्शन हमें करनी चाहिए और कौन सी डिडक्शन नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात ना यूं समझिए कि फर्ज करें ये जो बॉक्स है आपके सामने, ये किसी बिजनेस की सेल है, किसी बिजनेस की सेल है। अच्छा, जितनी सेल ज्यादा होगी आपको नहीं लगता उतना टैक्स ज्यादा होगा? सारी बात है। लेकिन अगर इसको कम करना है तो कोई बंदा अपनी सेल तो कम नहीं करेगा। एक ही काम हो सकता है कि इसमें से डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा की जाए। जितनी डिडक्शन ज्यादा होती जाएंगी उतना हमारी इनकम कम जाहिर होगी, और जितनी इनकम कम जाहिर होगी उतना टैक्स भी कम लगेगा। हम ये नहीं चाहते हमारी इनकम कम हो जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं, जी बेटा, तो इसको अंदर कैसे लाऊंगा? अच्छा बच्चों, अब बात यह कि सेल्स जितनी ज्यादा होगी जाहिर टैक्स ज्यादा लगेगा। हम चाहेंगे एक्सपेंडिचर इसके अंदर क्या हो, ज्यादा ऐड हो। ज्यादा ऐड से मना जो एक्सपेंडिचर हमने किया वो माइनस हो, ताकि एक्चुअल इनकम पे टैक्स दें, फालतू टैक्स क्यों दें हम। लेकिन इन्होंने एक रूल बनाया हुआ है, ये कहते हैं कि अगर तो तुम चलोगे असूल के साथ तो तुम्हें डिडक्शन करने देंगे, और अगर तुमने कोई गैर असूली हरकत की और तुमने हटके हुए काम किया तो हम डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, और फिर तुम्हारी इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा जाहिर होगी और टैक्स तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। बात समझ आइए? तो तुम्हें डिडक्शन किस तरह अलाउ करेंगे? अगर तुम असूलों पे समझौता ना करो। अगर तुमने असूलों पे समझौता किया तो तुम्हारी सजा ये होगी कि हम कहेंगे ये डिडक्शन तुम नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या है, अब यहां पे ना थोड़ा लॉ हमने चेंज कर दिया। चेंज करने वाला ये नहीं कि लॉ चेंज कर दिया, अल्लाह ना करे, ये तो ऐसी बात नहीं हम कह रहे। हम कह रहे हैं हमने जरा इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो यहाँ एक स्टार लगाते हैं ताकि वो बच्चे जो लॉ को एग्जैक्टिट्यूड एंगल से पढ़ते हैं उन्हें पता लग जाए कि किताब से एग्जैक्ट पढ़ लेना, मैंने कुछ इंग्लिश बदल दी है, अगर आप चाहें, पढ़ना जरूरत नहीं है। अच्छा, ड्यूरिंग द पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल, अगर तुम मटेरियल के लिए मटेरियल परचेज करो और फिर उसके लिए क्या करो, बोलो बोलो बोलो, पेमेंट करो। अगर तुम मटेरियल के लिए मटेरियल परचेज करो और उसके लिए क्या करो, पेमेंट करो, और अदर एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस को, बिजनेस का दूसरा एक्सपेंडिचर करो, तो क्या किया करो, द पेइंग पार्टी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स। जो पार्टी अदायगी कर रही है, बिल दे रही है, पेमेंट दे रही है, उसे क्या करना चाहिए, उसे टैक्स काट लेना चाहिए, टैक्स को विद होल्ड कर लेना चाहिए, और विद होल्ड करने के बाद अपने पास रख लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, FBR को जाके जमा करवा देना चाहिए उस पर्टिकुलर बिजनेस के NTN नंबर के अगेंस्ट। अच्छा, टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ डिडक्शन, टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ डिडक्शन, रिपीट करते हैं, ड्यूरिंग द पेमेंट फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के खरीदने के दौरान उसकी पेमेंट करते हुए या अदर एक्सपेंडिचर करते हुए, पेइंग पार्टी, पैसे देने वाली पार्टी, रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स, जो पार्टी पेमेंट कर रही है उसे चाहिए वो टैक्स काट कर पैसे दे, टैक्स काट कर पैसे दे, टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ डिडक्शन, अगर डिडक्शन की फैसिलिटी उसने अवेल करनी। If paying party not deduct, not withhold the tax, it is not allowed deduction of expenditure. अगर withhold ना किया तो हम तुम्हें डिडक्शन करने नहीं थे। आगे क्लियर हो गई बात? तो असूल क्या हुआ फिर, जो पार्टी अदायगियां कर रही है, जो पार्टी पेमेंट कर रही है, उसे क्या करना चाहिए, उससे टैक्स विदहोल्ड कर लेना चाहिए, और अगर वो ना करे तो फिर उसे डिडक्शन की इजाजत नहीं होगी। However, in case of raw material, अगर रॉ मटेरियल का केस हुआ
तो यहां हमारा दिल थोड़ा सा नरम है। रॉ मटेरियल के मामले में हमारा दिल थोड़ा नरम है, क्योंकि हुआ ये था कि हम इस पे भी यही रूल लगाने वाले थे लॉ मेकर्स। लेकिन अगर ऐसा करते तो कारोबार में कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, कुछ डरते हैं, लिहाजा कारोबार चलेंगे नहीं, वो तो एकदम डाउन हो जाएंगे। तो यहां हमने गोशा नरम रखा है। क्या इजाजत रखी है? द डिसअलाउंस, डिसअलाउंस क्या होता है? जितना हिस्सा तुम माइनस नहीं कर सकते। इन रिस्पॉन्स ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड इज लोअर ऑफ, कि रॉ मटेरियल के मामले में अगर तुमने टैक्स ना काटा तो फिर हम तुम्हें एक डिसअलाउंस दे देंगे। डिसअलाउंस का मतलब है सारे पैसे ऐड कर लो, एक हिस्सा तुम ऐड नहीं करोगे। और उसको क्या कह दिया? मटेरियल की सारी पेमेंट तुम ले लो, ऐड कर सकोगे, लेकिन एक हिस्सा ऐड नहीं कर सकोगे। जो ऐड नहीं कर सकोगे वो क्या है? डिसअलाउंस। वो डिसअलाउंस कितना होगा? परचेज ऑन टैक्स नॉट डिडक्टेड। टैक्स नॉट डिडक्टेड क्या है? या तो वो अमाउंट या 20% ऑफ टोटल परचेजेस, 20% ऑफ टोटल परचेजेस। यानी कहने का मतलब यह, अगर तो छोटी सी अमाउंट हुई ना तो पूरी ही नहीं करने देंगे, और अगर बड़ी अमाउंट हुई तो डिफरेंस निकाल लेंगे 20% ऑफ टोटल परचेजेस का। इन दोनों में से लोअर क्या होगा? लोअर ऑफ। जो कम होगा वो अलाउ कर देंगे, जो ज्यादा होगा वो अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर कैसे समझे इसको? इसको फिर ऐसे समझ लेते हैं कि हम यहां से यूं शुरू करते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल ऑफ परचेज अंडर एक्सपेंडिचर पेड बाय डिडक्टेबल इफ डिडक्शन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स इज नॉट डन बाय पेइंग पार्टी। ये बाद में पढ़ देता हूं, पहले ये कर लेते हैं। क्या हाल? अच्छा, कहते हैं कि जी एक कंपनी ने थाउजेंड्स में ही डाटा, तो 12 मिलियन की सेल्स की और परचेजेस की कितने की, और कलर खरीदे, और उसके बाद यानी ये यौन खरीदा, कलर खरीदा, सैलरीज दी और किराया अदा किया, और उसके अलावा इंसेंटिव दिया सेल्स पर्सन को। लेकिन ये कंपनी का नाम है खाड़ी, और खाड़ी ने क्या किया? हैज नॉट विद होल्ड अ टैक्स ऑन परचेजेस ऑफ अमाउंटिंग 5000 का जो यौन है उसमें उसने टैक्स माइनस नहीं किया, विद होल्ड नहीं किया। फर्दर नो टैक्स वाज डिडक्टेड ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट एंड प्राइसेस। रेंट एंड प्राइसेस में भी उसने टैक्स को माइनस नहीं किया। ठीक हो गया बच्चों? इस पे भी उसने ये हरकत नहीं की, तो ये तो उसने बड़ा गड़बड़ नहीं कर दी बच्चों। क्या हाल है आपका? इस गड़बड़ का हिसाब होगा। क्या हाल है बच्चों? इस गड़बड़ का हिसाब होगा, और यहां मौजूद है हिसाब करने वाले। अब हिसाब क्या होगा? हिसाब ये होगा कि हम सेल्स लिखेंगे कितनी? 12 मिलियन, 1000 में तो 12,000 की सेल्स लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपने सैलरीज दी है, नहीं बताया, इसका मतलब सैलरीज में से आपने डिडक्शन की हुई है, ये हम आपको अलाउ कर देते हैं। सैलरीज आप माइनस कर लीजिए, सैलरीज आप माइनस कर लीजिए। अच्छा, लेकिन आपने रेंटल पे भी कुछ नहीं किया और इंसेंटिव पे भी आपने टैक्स माइनस नहीं, इंसेंटिव का नहीं लिखा उसने। किस किस का लिखा है? प्राइसेस। हाँ, ये प्राइसेस, यही प्राइसेस हुए ना, इनाम। तो इंसेंटिव पे भी नहीं गया, तो क्या करें? रेंटल ऑफ बिल्डिंग, ला ये कहता है इस पे गोशा नरम नहीं है, ये अलाउ नहीं है, डिडक्शन करने नहीं देंगे। जब ये डिडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? इनकम ज्यादा आएगी, इनकम ज्यादा आएगी तो टैक्स तुम्हें लगे पता। आगे से ध्यान रखना ना फिर। और फिर क्या है बच्चों? सेल्स इंसेंटिव, जो प्राइसेस दिए हैं उस पे भी नहीं ना तुमने माइनस किया, चलो छुट्टी करो। क्यों छुट्टी करो? क्योंकि टैक्स डिडक्ट नहीं किया उसने, यही कहा। उसने कहा जी, सीधी बात ये ला पड़ी है, उसने कहा जी कि ड्यूरिंग द पेमेंट फॉर द परचेजेस ऑफ मटेरियल और अदर एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस द पेइंग पार्टी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट और डिडक्ट द टैक्स विद होल्ड टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ डिडक्शन। If paying party not withhold the tax, it is not allowed to deduct
इट इज नॉट अलाउड डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर माइनस ही नहीं कर सकती। हाँ, However, in case of raw material में कुछ और रूल है, बाकी सब में रूल यही है। क्लियर जी? तो बाकी सब में रूल क्या है कि हम माइनस करने ही नहीं देंगे। तो फिर रॉ मटेरियल का क्या करें, जरा देखो कोई और चीज तो नहीं है। रॉ मटेरियल का फिर ये करते हैं कि इसकी कोई वर्किंग बना लेते हैं अलग से। क्या वर्किंग बनाए, देखते हैं जी, कोई और चीज तो नहीं है। हमने सैलरीज कर दी, ये कर 3 कर, हाँ सही है। रॉ मटेरियल की वर्किंग ये कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल है टोटल कितने का जी, हमें लोअर ऑफ लेना है, लोअर ऑफ लेना है। एक तो 5000 है जिस पर टैक्स डिडक्ट, टैक्स नॉट विद होल्ड, जिस पर विद होल्ड नहीं किया आपने, यहां तो ये आएगा। यहां पे 20% ऑफ टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस बनती हैं 5000 जमा कलर कितने के आए थे 2000 के, तो कितना बन गया, 7000 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.2 से, नहीं यार 7000 का 20%, 1400, फ्रैक्शन पूरा नहीं हो सकता, 1400। तो हमने क्या लेना है, लोअर ऑफ, तो ये आ गया। तो रॉ मटेरियल का टोटल कितना है 7000, भूल तो नहीं जाओगे। इसमें से डिसअलाउंस माइनस करना है, तो ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम अलाउंस नहीं माइनस कर रहे, कैलकुलेट कर रहे थे, सॉरी, हम क्या कर रहे थे, डिसअलाउंस निकाल रहे थे। रिपीट कर दूं, हम वो नहीं वर्कम निकाल रहे जिस पर टैक्स, यानी जो डिडक्टेबल वो नहीं निकाल रहे थे, हम वो निकाल रहे थे जो डिडक्टेबल नहीं है, सिर्फ वो अमाउंट जिसको डिसअलाउंस कहते हैं। तो वो कितना है 1400, पीछे कितना रह गया 600। अब जमा कर लीजिए, और ये सॉरी इसको ब्रैकेट लगेगी। क्लियर जी? अब बात समझ आई, ये दोनों हमने अलाउंस कर, ये माइनस करने नहीं दिए। अब इससे इसका नुकसान कितना होगा, इसकी आमदनी का शाबाश कितनी आएगी आमदनी, बताइए 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 कितनी आएगी शाबाश बच्चों, 4400। जरा रियल टर्म में जरा देखिए कि अगर हम 12000 में से 2000 माइनस कर देते, उसके बाद रेंटल की अमाउंट जो थी उसकी कितनी बनती थी 600, ये भी माइनस कर देते, और फिर इंसेंटिव की अमाउंट 300 भी माइनस कर देते, और 7000 ये भी माइनस कर देते, तो फिर कितना बनता, अगर इन्होंने विद होल्ड किया होता टैक्स, कितनी होती है बस 2100। अब बताइए 2100 पे टैक्स लगना था, अब कितने पे लगेगा 4400। ये है रूल, समझ आई बात की रूल की, कि सैलरीज पे बाकी चीजों पे टैक्स अगर तुम माइनस नहीं करोगे तो हम तुम्हें डिडक्शन करने नहीं देंगे। सिर्फ रॉ मटेरियल की एक शर्त है कि उसमें से हम तुम्हें या तो उतना जितने पे तुमने टैक्स नहीं काटा, यानी 5000 पे टैक्स नहीं काटा था, ठीक है ना, बाकी पे तो आपने काटा था, क्या ख्याल है, ठीक है। इबारत यही कह रही थी कि नहीं कह रही थी कि खाड़ी हैज नॉट विद होल्ड अ टैक्स ऑन परचेजेस ऑफ 5000 यार्न, कलर पे तो काटा था, तो लिहाजा जब ये 7000 इकट्ठा हुआ तो इसमें से या तो ये 5000 या 20% ऑफ टोटल परचेज, ये डिसअलाउंस है, तो डिसअलाउंस निकाल के डिसअलाउंस को टोटल मटेरियल के पैसे में से माइनस किया गया और बाकी आपको अलाउ कर दिया गया। क्लियर जी? और बताया मैंने आपको कि ये रूल क्यों बना, ये रूल इसलिए बना कि बाज लोगों ने जो है वो आदत बना रखी है कि वो टैक्स के मामले में आना ही नहीं चाहते, इस तरह फिर लोग डरते हैं, वो खरीदारी नहीं करते। तो यहां हुकूमत ने अभी तक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। अच्छा बच्चों, अब वो जो स्लाइड रह गई थी वो कौन सी थी कि इफ डिडक्शन विद होल्डिंग टैक्स इज नॉट डन बाय पेइंग पार्टी ने विद होल्डिंग टैक्स माइनस नहीं किया, एंड लेटर टैक्स इज रिकवर्ड बाय टैक्स अथॉरिटी, और लेटर टैक्स अथॉरिटी ने जाकर उस बंदे को जा लिया और टैक्स ले लिया। जैसे एक एक्सपर्ट हायर किया, उस एक्सपर्ट को हमने तनख्वाह बगैर टैक्स काटे दे दी,
लेकिन उसके बाद एक इंस्पेक्टर आया, उसने उसे पकड़ लिया, पकड़ के उससे टैक्स ले लिया, तो अब क्या होगा? देन इट इज अज्यूम्ड दैट टैक्स इज पेड, सो डिडक्शन इज अलाउड आफ्टर दिस। फिर डिडक्शन अलाउड होगी। अगर खबर आ गई है कि जनाब उससे टैक्स डायरेक्ट ले लिया बोर्ड ने जाके, तो फिर वो डिडक्शन आप कर सकते हैं बशर्ते के रिटर्न से पहले ऐसा हुआ। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये बात एक समझ नहीं आई कि ये तो पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट तो यही था ना। अच्छा, डिडक्शंस कौन सी अलाउ है कौन सी नहीं है। अब अचानक ये अजीब सी बात हुई कि इंट्रोडक्शन टू थर्ड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल क्यों ले आए आप यहाँ उठा के? ये तो सेल्स टैक्स का मामला है। क्या हाल है बच्चों? क्योंकि पहला स्केड्यूल तो भी आप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्केड्यूल कौन सा था? फर्स्ट स्केड्यूल था जिसके अंदर आपको वो दो टेबल दिए हुए हैं, एओपी वाला और सैलरी वाला, वो फर्स्ट स्केड्यूल है। ये थर्ड स्केड्यूल है जिसमें लिखा हुआ है क्या? अगर तुम जूस बेचते हो, वेजिटेबल जूसेस बेचते हो, डिटर्जेंट बेचते हो, टूथपेस्ट बेचते हो, शेविंग क्रीम बेचते हो, और क्या बेचते हो? परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक बेचते हो, आइसक्रीम बेचते हो, चाय बेचते हो, वगैरह 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 वगैरह, ये बेचते हो, सारा लिखा हुआ। चले, क्यों लिखा हुआ? चले, ये बात की बात है। पहली बात ये, असल में पाकिस्तान में दो तरह के दुकानदार हैं। पाकिस्तान में दो तरह के दुकानदार हैं। एक वो दुकानदार हैं जो अच्छे वाले दुकानदार हैं, अच्छे वाले, और एक वो हैं जो गंदे वाले दुकानदार हैं। अब गंदे वाले वो नहीं है जो कपड़े नहीं धोते या स्मेल आती है वगैरह, ऐसा नहीं है। बस हमारी अच्छे वाले की डेफिनेशन अपनी है। अच्छे वाले वो है जो प्रेजेंट पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। किसमें पाए जाते हैं? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उनकी तस्वीर छपी होती है, खूबसूरत सी, नहीं नाम छपा होता है, तो हम कहते हैं ये अच्छे वाले दुकानदार। और गंदे वाले दुकानदार वो हैं जो अभी तक एब्सेंट हैं इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। उनका नाम अभी तक एटीएल में मौजूद नहीं है और इनकी इसको फिक्र भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है। यानी ये लस्सी पी के सोए हैं, इनको कोई फिक्र नहीं कि हमारा नाम गंदे बच्चों में आ रहा, तो हम अपने नाम की बेहतरी, अपने वालिदैन का नाम बचाएं, अपनी इज्जत बचाएं, अपनी रिस्पेक्ट बचाएं, अपनी डिग्निटी में, ये कुछ ऐसा करना नहीं चाहते। हुकूमत कहती है कि अगर ये सेल करने के लिए कमीशन देते हैं और ये सेल करने के लिए कमीशन देते हैं, दोनों दे सकते हैं। क्या हाल? कमीशन तो दे सकते हैं, यार ये मेरे टिश्यू पेपर के डब्बे लगवा दे सीएफई में जाके, या ये मेरी कापियां एलजीएस के स्कूल में लगवा दे, यार ये मेरी किताबें लगवा दे, होता है कि नहीं? कमीशन देनी पड़ती। तो कहते हैं जो तो अच्छे वाले हैं उन्हें पूरा कमीशन माइनस करने की इजाजत है, पूरा कमीशन माइनस करने की इजाजत है। कैन डिडक्ट कंप्लीट सेल एक्सपेंडिचर्स, जितने सेल एक्सपेंडिचर हैं वो माइनस कर सकते हैं, यानी वो कमीशन पूरे का पूरा माइनस कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरे वाले हैं इनके लिए जो है शर्त थोड़ी कम है, ये लोअर ऑफ ले सकते हैं, या तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है, या फिर 20% ऑफ, नहीं 20 सॉरी समझ गया जी, या फिर 20 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 0.2% ऑफ टोटल सेल, ठीक हो गया बच्चों? इसका मतलब है जो तो अच्छे वाले दुकानदार हैं, अगर वो बेचते हैं टिश्यू का डब्बा, टूथपेस्ट, सरकारी ऑफिसेज में, मुख्तलिफ ऑफिसेज में शैम्पू, दूध के डब्बे, चाय के डब्बे कमीशन देके बिकवाते हैं, तो वो कमीशन पूरी पूरी माइनस कर सकते हैं। लेकिन जो गंदे वाले हैं
वो पूरा माइनस नहीं कर सकते, उनके लिए शर्त है कि वो लोअर ऑफ लेंगे किसका, या तो एक्चुअल एक्सपेंस हो सकता है, एक्चुअल इतने थोड़े हो कि 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो उससे भी थोड़े हो, तो फिर वो, और अगर वो ज्यादा हो तो फिर कितने 0.2%। तो ये अब ला भी पढ़े, ला पढ़े क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन अपेयरिंग इन द, इस पर भी स्टार लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, क्योंकि सर ने इंग्लिश बड़ी बदली है इसकी, तो जब सर इंग्लिश बदलते हैं तो स्टार लगा देना चाहिए ताकि बच्चे को याद रहे कि एक्चुअल लैंग्वेज नहीं, ये तो उर्दू लाइक लैंग्वेज बना दी। तो क्या जी, फॉलोइंग डिडक्शन आर नॉट अलाउड, ये तो उसमें ऊपर लिखा हुआ था ना ला के, वो जहां से ला शुरू हुआ था, याद है, जहां से हमने सेक्शन 21 पढ़ना शुरू किया था उसके ऊपर लिखा हुआ था, वहां से चोरी किया हुआ है, तो ये यहां से शुरू हुआ। इफ अ पर्सन अपेयरिंग द एक्टिव पेयर टैक्स पेयर लिस्ट कैन डिडक्ट फुल ऑफ द कमीशन पेड आर पेबल, वो पूरी कमीशन माइनस कर सकता है, but the person who is not yet part of active taxpayer list can deduct commission paid payable exceeding कितना 0.2% of the gross amount of the supplies यानी sales for production list in the, यानी ये नहीं कि वो बाद में कोई और चीज लेके आ जाए, सिर्फ ये वाली चीजों की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए आज मुझे इनकी लिस्ट छापनी पड़ी। आप सवाल का जवाब मिला आपको कि ये कहां से आ गई थी आज लिस्ट, ये इसलिए आ गई थी कि इनकी बात हो रही है, तो वो दुकानदार जो ये चीजें बेचते हैं अगर एक्टिव पेयर लिस्ट में है तो जितनी कमीशन दे सारी माइनस करें, और अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर 0.2% ऑफ ओवरऑल सेल माइनस होगा, या उससे कम अगर अमाउंट दी हुई तो। अच्छा, अब इसको भी समझने के लिए ना ऐसा करते हैं कि हम एक सेलमैन ले आते, एक दुकानदार ले आते, दुकानदार का नाम हमने बड़ा खतरनाक रखा है, तैमूर। अमीर तैमूर को जानते हो? अमीर तैमूर या मंगोलों का एक वो बड़ा फातेह था, उसने भारत पे हमला करने लगा था, बड़ी मुश्किल बचा था, लेकिन चले हमें क्या लगा चीजें बेचनी। अच्छा वापस आ जाए, पानीपत के मैदान में ना जाए। अच्छा तो वापस है, वैसे मैं एक जमाने में हिस्ट्री पढ़ा करता था, मैट्रिक में हिस्ट्री पढ़ता था, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, और आप यकीन करें कि मैं बाबर को पानीपत के में, और किसी आंटी की आप पे नजर पड़नी तो उसने कहना हाँ जी ये हान दी कुड़ी करी, तो नाल ही उन्होंने जोड़े बना रहे थे, उन्होंने जोड़े बना के तोड़ देना है, फिर दोबारा नहीं इंसान छूटता। अच्छा चले वापस आ, तैमूर भाई जो सेलिंग करेगा जी जूस प्रोडक्ट्स जो थर्ड स्केड्यूल में, एंड ही इज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग डिटेल ऑफ टैक्स ईयर 2021। अच्छा सेल की उन्होंने कितनी और कमीशन कितनी देनी पड़ी उन्हें 300। वो कहते हैं कि हिज नेम इज इन ATL एंड हिज नेम इज नॉट इन ATL। तो पहले में तो सिंपल हो गया ना जी, ये सेल आई 10,000 और ये आ गई क्या जी कमीशन, और कमीशन कर दी हमने माइनस, तो ये हो गया 9,700। ये तो सिंपल हो गया, इसमें तो बड़ी कहानी नहीं है। लेकिन दूसरे वाले की कहानी थोड़ी लंबी है कि सेल आ गई 10,000, आप गंदे बच्चों में शामिल हो रहे हैं, कितना लिख रहे बच्चों, तो जरा आजकल हम जज्बाती हुए हैं ना, तो क्या करेंगे, रकमें इतनी छोटी देते हैं, क्या करे बंदा। और मैंने जानबूझ के ना, मैंने कहा चलो यार देखते हैं बच्चे सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, बस यही वजह थी और तो कोई वजह नहीं थी। अच्छा बच्चों, तो ये बच्चे 10,000 आ गया, और 10,000 में से हमने क्या लेना है, लोअर ऑफ। लोअर ऑफ लेना है तो बच्चों यहां तो ये हो सकता है कि 300 पूरा मिल जाए, यहां क्या हो सकता है 20% ऑफ 10,000, नहीं 20 नहीं बच्चे, 20 नहीं था, 20 नहीं था, ये बनेगा 0.2 क्या बनेगा 002 बनेगा, तो फिर बनेगा ना ये 0.2%, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आप ऐसा करें 0.2 को 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, ये भी तरीका ठीक है। कितने से करेंगे, कितना बनेगा बच्चों, कितना 20, तो 20 बच्चों इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 90820, सही आ गया क्यों जी, नहीं 9920,
9920, ठीक होगा बच्चों? नहीं 20 क्यों, 9980 ये है, हम उसको माइनस करें। क्लियर बच्चों? डन होगी बात? यार आप 10,000 से 20 रुपए नहीं निकाल सकते क्या यार बंदे हो? मैं बताता हूं, ऐसे किया करो। देखो ये 0 है ना, 0 में से 0 गया 0, इधर से एक हासिल लिया, कितना हो गया 10 में से 2 गए 8, अब इधर जो 0 है वो कितना रह गया 9, और ये इधर क्या रह गया 9, ये इतनी सी बात। यार क्या करते हैं आप, ये भी अब सिखाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों डन हो गई जी बात। अच्छा नेक्स्ट साथ ही ले लेते हैं, मैंने सी पॉइंट कराया था ला का, अब ये क्लियर है, मुश्किल तो नहीं ला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके डी। अच्छा ये डी वगैरह सी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेन पॉइंट याद रखें। असल बात ये इसमें ना एक कुछ खर्चे कारोबार के उन्होंने इजाजत दी है, वो कहते हैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, डिडक्शन नॉट अलाउड। अच्छा अब बच्चा पढ़ के बताएगा क्या सारी इंटरटेनमेंट का खर्चे मना कर दिए उन्होंने? इसके ऊपर लिखा हुआ डिडक्शन नॉट अलाउड, नीचे ये लिखा हुआ, इसका क्या मतलब बनता है? ये जितनी भी डिडक्शन है ये अलाउड नहीं है? नहीं नहीं ये तो नहीं है। उसने कहा है कि अगर एक हद से ज्यादा हुई तो लाओ नहीं है। कि मिल्लत वैन वाले कहते हैं कि हमने जी इस साल ना 10 मिलियन कमाया है, लेकिन जो हमारे कस्टमर आए उनको हमने बोतलें शोतलें पिलाई और 9 मिलियन खर्च हो गया, 1 मिलियन पे टैक्स। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या ख्याल है? जीएफसी वाले आए होंगे जी हाँ जी हमारी तो 7 मिलियन की टोटल प्रॉफिट था और जनाब जो है ना 6.25 मिलियन लग गया मेहमानों को बोतलें पिलाने पे, तो बाकी जो है ना आप टैक्स ले। तो वो कहता है नहीं, वो कहता है डिडक्शन नॉट अलाउड किसकी है? वो कहता है इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से अगर तुम ज्यादा खर्चा करोगे तो डिडक्शन करने की इजाजत नहीं है। अब देखते हैं कितनी की इजाजत है। तो कहता है डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड इफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस। अगर होली है पर्पज कौन सा हो? बिजनेस का हो। ये नहीं कि आपने 2 मुखियां बुलाई और बुला के कहा जी कारोबारी मामलात हैं, इनको जरा 4 सूट ले दें, इनको जरा होटल में 4-6 दिन स्टे दे दें। वो कहेंगे नहीं भाई उफो वाले मामलात घर में तुम्हें सिर्फ किसको डील करना है? कारोबार। आप यानी अपने खालू को ले जाए, चाचू को ले जाए, ताऊ को ले जाए, समोसे खिला रहे हैं, पैटिस खिला रहे हैं, वो खर्चे नहीं। खर्चे कौन से? हाँ कि जी आपका जे डॉट है, 17 सपना वाले आ गए, लॉजिक बनती है। अच्छा जी शेख मिल वाले आ गए, यौन मिल वाले, तो लॉजिक बनती है। तो एंटरटेनमेंट वो जो कारोबार मैटर करता। लेकिन ये क्या आपकी जे डॉट की दुकान है और वहां पे जनाब जो है वो इमरान खान साहब आ गए, वो एंटरटेनमेंट नहीं आप डाल सकते, वो आपका अपना शौक है, वो अलग चीज है। नहीं बच्चों? अच्छा इनकर्ड outside Pakistan on entertainment for business transaction are where expenditure is allowed as head office expenditure। इसकी इजाजत क्यों? मुल्क से बाहर जाना पड़ता है कभी कभी कारोबारी मामलात के लिए, जाना पड़ता है, और उस सूरत में कोई होटल वगैरह में स्टे करना पड़ता है पाकिस्तान से बाहर जाके, तो खर्चे अलाउ होने चाहिए। अगर हम इन्हें जाने नहीं देंगे तो एक्सपोर्ट कैसे होंगी? लिहाजा इसकी इजाजत है लेकिन लिमिट्स में। इंकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर, आप जा सकते हैं तो वो भी तो आ सकता है। क्या हाल है? आप बीजिंग चले गए शीशा शुंग के यहाँ, उन्होंने आपको जी जाजुंग होटल में ठहरा दिया, ठीक है जी। अगर उन्होंने बिल नहीं दिया तो बिल पास से देना पड़ेगा, खर्चा बनेगा। आप शीशा शुंग खुद आ गया इधर, तो क्या करना पड़ेगा? रखना तो पड़ेगा। मान लिया कि आप उसको कढ़ाई मटन की नाक लाए, मल्ले का कुत्ता पकड़ा, फड़का दिया, अपना जैकी टोनी फड़का दिया, मान लिया रोस्ट हो गया, टिक्के लगा दिए, ठीक है। लेकिन बाहर कहीं ना कहीं स्टे तो किया है, मिर्चे सालन तो घी तो डला होगा घर से, उसका खर्चा तो आना ही आना, नहीं बच्चों? अच्छा उसके बाद बच्चों इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर एट द पर्सन्स बिजनेस प्रेमिसेस। बिजनेस प्रेमिसेस पे भी लोग आ जाते हैं। अब ये कल परसों की बात है, मैं अपने ब्रदर इन लॉ के घर बना रहा था, तो उसके लिए मैं पाइप लेने के लिए गया, बेगम साथ थी, तो पाइप लेने गया तो पाइप वाले से डील करनी थी कि पुराने रेट पे डन कर दे, तुझे कुछ एडवांस देते हैं, तो वो मान गया। वो जब वहां गया तो उसने फिर बोतल मंगा ली, तो अब वो बोतल किधर गई होगी? बोतल नहीं, जूस मंगाया था नेस्ले का, तो किधर जाएगा? तो आपकी मैं उसकी प्रेमिसेस में चला गया हूं ना, तो उसके खर्चे में जाएगा। लेकिन उसके बाद जो उसने बातें की, इतनी गलत बातें की, कहता भजन आप तो आते हैं सूच लेके चले गए, बाजी की बड़ी रिसर्च है।
आपको इतना दुनिया का नहीं पता। वो आगे मुझे बता रही थी कि जीएम का रेट ये है, पॉपुलर के पाइप का रेट ये है, तुम ये रेट कैसे दे सकते हो? कहता आप यकीन करें, आप आगे कहेंगे एक मल्टीप्लेक्सर चाहिए, एक ये चाहिए, एक पाइप फलाना चाहिए, हम आपको दे देते हैं जो रेट लगाते हैं, आप चुप करके ले जाते। मैं कहा यार चंगा, मैं साथ जूस पे और साथ बिस्ती कराओ। बेगम पहले कहती है आप पैसे दे के आ जाते, हाल लेके जाओ ना तो घर वाले बदल देते हैं। तो क्या बात कर रहे थे? इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर एट द पर्सन्स प्रीमिसेस। उसके बाद क्या है? इनकर्ड एट द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। भाई एजीएम वगैरह होती है ना, तो उसमें भी कोई बिस्किट वगैरह तो खिलाने पड़ते ही होंगे। क्या हाल है? मैंने तो देखा बड़ा अच्छा खाना भी दे देते हैं, बल्कि वो सवाल जब करने लगते तो उधर से आवाज आती खाना खुल गया, सारे भाग जाते, सवाल ही वहीं रह जाते। अच्छा मैंने तो आमतौर पर ही देखा। अच्छा बच्चों, उसके बाद इनकर्ड एट ओपनिंग, जब ब्रांचेस खुलती हैं तो उस वक्त भी बंदा चाय समोसे वगैरह खिलाता है। आप लोगों तो सीएफई से कहा ही नहीं ब्रांच खुली है तो कुछ खिलाओ पिलाओ, चुप करके आगे बैठ गए नहीं। अच्छा, तो इसमें भी खर्चा आ सकता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ए डिडक्शन विल बी अलाउड वेयर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वे डायरेक्टली टू बिजनेस। पहली बात यह कि साबित करना होगा ये बंदा वाकई बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी मिसाल की दी आपको कि कोई आप पॉलिटिकल लीडर अपनी मर्जी का बुला लें, शहबाज शरीफ को बुला लिया, इमरान खान को बुला लिया, उसके खर्चे डाल दिए, तो आप ये नहीं डाल सकते। अच्छा, दूसरी तरफ रूल एंटरटेनमेंट मींस प्रोविजन ऑफ मील्स। इससे मुराद अब वो जो लिमिट ऊपर लिखी थी ना, हद, वो हद बता रहा है। तो प्रोविजन ऑफ मील्स, मील्स कौन से? जो पॉपुलर मील्स है हम जानते हैं लिस्टों में, चाइनीज खाने, इटालियन खाने, पाकिस्तानी खाने, वो वाले। और उसके बाद क्या है? रिफ्रेशमेंट। हमें पता है रिफ्रेशमेंट की डेफिनेशन क्या है, तुम हमें नहीं ना पढ़ा देना। और रीजनेबल लेयर ऑफ फैसिलिटी। रीजनेबल लेयर ऑफ फैसिलिटी क्या है? कि मिल्लत फैन का कोई फौरन मिलना आ गया तो पीसी में ठहरा सकता है, लेकिन शेख दाऊद साहब की दुकान पे कोई आ गया तो वो पीसी नहीं ठहराएगा, वो राहत होटल में ठहराएगा। यानी अपनी अपनी पसली के मुताबिक। ये नहीं है तो वो जो रीजनेबल लेयर है वो देना पड़ेगा। और उसके अंदर क्या ख्याल रखना पड़ेगा? ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि कोई अरबी आ गया दोस्तों, आपने कहा जी कि हदूदों की हद पार, उसकी ट्रेडिशन नहीं, आपकी ट्रेडिशन के मुताबिक। यानी आप उसको ऑफर नहीं कर सकते। मींस ना अल्कोहल, ना सिगार, ना पक्का सिगरेट। क्यों? क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन और नॉर्म्स में नहीं आता। पता लगेगा आपने स्टेटमेंट में डाला हुआ है 5 पैकेट गुटखा, 4 पैकेट, ठीक है, और ब्लैक मार्बल की शराब, पता नहीं कौन से नाम होते हैं, जो भी होते हैं, अल्लाह माफ करे। तो आप ये चीजें जो है आप नहीं डाल सकते। आप रिवायात में जो है वही खर्चा डाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, तो ये आपको इजाजत नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब ये बिल्कुल अलग टॉपिक था, मैंने इसको काफी हद तक वाइंड अप कर दिया। ये 2 टॉपिक अलग-अलग थे। एक टॉपिक था आपका एक्सपेंडिचर माइनस करने का, और एक टॉपिक था आपका क्या है शाबाश, कमीशन माइनस करने का, और एक टॉपिक था आपका एंटरटेनमेंट वाला। अब जो आखिरी टॉपिक मैं करने जा रहा हूं ना, ये है ग्रेचुटी का या पेंशन फंड का। 3 चीजें हो गई, प्रोविडेंट, ग्रेचुटी, पेंशन। आप कहेंगे सर ये क्या मजाक बनाया हुआ है, अभी तो सेल में पढ़ा, अभी तो आप सैलरी में पढ़ा के लाए, आज फिर आप आ गए इसको उठा के, तो क्या रोज हम यही पढ़ा करेंगे? तो मैं आपसे कहूंगा यार थोड़ा बर्दाश्त कर लो, मजबूरियां होती है, हर इंसान के साथ मजबूरियां लगी हुई है, मेरे साथ भी थोड़ी मजबूरियां लगी हुई है। वो मजबूरियां क्या लगी हुई है? वो मजबूरियां ये लगी हुई है बच्चों कि वहां आपने पढ़ा था इसको सैलरी के एंगल से। वहां किसके एंगल से पढ़ा था? सैलरी के एंगल से। और सैलरी के एंगल से वो इनकम के एंगल से पढ़ा था। और आज आप किस एंगल से पढ़ रहे हैं? एक्सपेंडिचर के एंगल से। क्योंकि अब एम्प्लॉयर उसमें हिस्सा जो डाल रहा है उसने उसमें से कुछ लेना नहीं है, देना ही। ठीक है, तो वहां आपने पढ़ा था इनकम के एंगल से, और यहां किस एंगल से पढ़ रहे हैं? एक्सपेंडिचर के एंगल से। कि क्या होता है कि पहले आप देखें कि ये नुक्ता नजर जो है आज एम्प्लॉयर का है। पहला नुक्ता नजर किसका था? एम्प्लॉय का। आज का नुक्ता नजर किसका है? एम्प्लॉयर का। यार जरा सही कर देते, एम्प्लॉयर का एंगल है। दूसरी बात यह है कि ये आपको यकमुश्त मिलता है, लेकिन ये इकट्ठा कैसे होता है? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, थोड़े थोड़े पैसे वो मिलाता रहता है हर महीने। कौन? एम्प्लॉयर। ठीक है।
और ये बिल्कुल ऐसे इकट्ठा होता है जैसे कि ये लड़के का नाम क्या है शायान। तो शायान की शादी कल को करनी कर उन्होंने, तो उसके लिए जहेज इकट्ठा कर रहे होंगे आज, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे ही लड़का पैदा होता है माएँ पैसे जोड़ने शुरू कर देती हैं, कल को इसकी शादी करनी है, कोई औरत आएगी घोड़े पे बैठ के डोली में उठा के ले जाएगी, होता है कि नहीं होता बच्चों। तो लिहाजा माँ बाप जो है वो इसके अंदर थोड़े 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 पैसे डालते रहते हैं और इसमें से पैसे खर्च करने की इसको इजाजत नहीं होती। इसके अंदर इसके जहेज का टेप रिकॉर्डर पड़ा है, सीडी प्लेयर पड़ा है, और कोई कहे मैंने सुनना है, नहीं नहीं नहीं, ये कब खुलेगा खजाना? जब इसकी बारात आएगी, जब इसकी शादी हुई, उससे पहले नहीं। अच्छा, इसी तरह से बच्चों यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी जब रिटायर होंगे वक्त आएगा तब ये खजाना खुलेगा, उससे पहले ये खजाना नहीं खुलेगा। लेकिन मसला ये है कि इस खजाने के महफूज होने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस सिस्टम की एक अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां दो चीजें हो गई, एक हो गया अप्रूव्ड फंड, चाहे ग्रेच्युटी का है चाहे पेंशन का, और एक हो गया अनअप्रूव्ड फंड, ठीक है जी। क्या हाल है, एक अप्रूव्ड और एक अनअप्रूव्ड। अब देखिए जो एक अप्रूव्ड इधर कर देते हैं, इधर जगह ज्यादा है, और अनअप्रूव्ड उधर कर देते हैं, उधर जगह थोड़ी, ठीक है जी। अब जो अनअप्रूव्ड फंड है और अप्रूव्ड फंड है, दोनों में ही डिडक्शन की इजाजत नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं, ना डिडक्शन इसमें अलाउ है और ना डिडक्शन इसमें अलाउ है। क्यों? लॉ मेकर थोड़ा कंजूस मक्खी चूज हो, कहता है ना इधर डिडक्शन अलाउ करूंगा ना उधर डिडक्शन अलाउ करूंगा। हाँ, एक सूरत है, अगर तुम ये मुझे साबित कर दो कि तुमने टैक्स डिडक्शन के लिए पूरे का पूरा निजाम बना रखा है और मुझे ये नजर आ रहा है कि एक सिस्टम मौजूद है कि जब तुम इसको ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड दोगे तो टैक्स काट के दोगे। अब आप कहेंगे नहीं नहीं सर सैलरी में टैक्स कटा था, तो सैलरी में टैक्स किसका कटा था बताएं बताएं? एम्प्लॉय का। अब अगर 8 लाख रुपया निकला एम्प्लॉयर वाली साइड का, एम्प्लॉयर वाली साइड का कितना निकला 8 लाख, और 8 लाख निकला एम्प्लॉयर वाली साइड का और 5 लाख उसने दिया हुआ है, तो वो ये कहता है कि ये जो डिफरेंस आएगा तुम इंश्योर करो कि जो पैसा तुमने डाला है इस पे टैक्स काट के दोगे, इस पे टैक्स काट के दोगे। देखिए हमने 5 डाला तो 8 आया ना, तो जो डिफरेंस है उस पे क्या लगेगा, ये जो डिफरेंस है इसका टैक्स अगर तुम साबित कर दो तो फिर तुम डिडक्शन कर सकते हो, वरना ना इसकी डिडक्शन हो सकती है ना उसकी हो सकती है। तो आपको साबित करना पड़ेगा। साबित कैसे करेंगे? आप कहेंगे देखिए कमिश्नर साहब आपको याद है हमारे बाबा जी अनायत रिटायर हुए थे? क्या हाँ रिटायर हुए थे, तो याद करो हमने तुम्हें टैक्स काट के जमा कराया था। हाँ ठीक है सही बात कह रहे हो। अच्छा देखो उसके बाद हमारी बशीरा बीबी रिटायर हुई थी, उस वक्त भी हमने तुम्हें टैक्स काट के जमा कराया था। हाँ ठीक है। उसके बाद याद करोगे अल्लाह दिता रिटायर हुआ था और तब भी हमने तुम्हें टैक्स दिया था। वो कहता ठीक है। अब अगर ऐसा निजाम है कि पहले भी कुछ सबूत मौजूद है और अभी भी आगे सबूत मौजूद है कि आप टैक्स डिडक्ट कर लेंगे, तो फिर आपको डिडक्शन की इजाजत दे दी जाएगी। क्लियर बच्चों? तो जरा पढ़ते हैं इसको क्या लिखता है। कहते हैं एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय पर्सन। पर्सन से मुराद क्या है? पर्सन से मुराद क्या है बच्चों? बिजनेस। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय बिजनेस, a recognized provident fund, an unapproved provident fund, an approved superannuation fund, an approved gratuity fund। नहीं ऐसा नहीं, कहता है fund is not वहां ऊपर से लेना है। fund is not a recognized provident fund, fund is not a approved pension fund, fund is not a approved superannuation fund, fund is not a approved gratuity fund। यानी सारे ही अप्रूव नहीं है। नहीं है तो क्या है? डिडक्शन नॉट अलाउड। तो फिर डिडक्शन तुम्हें अलाउड नहीं है। हाँ, इफ
contribution to any recognized provident fund or other fund established for the benefit of employee, and if businessman has not made effective arrangement to secure tax will be deducted according to US 129 from the payment made by the fund। अगर ये साबित हो गया कि तुमने ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं की तो फिर डिडक्शन अलाउ नहीं। अदरवाइज अगर तुम ये साबित कर दो however deduction allowed if we have arrangement to deduct the submit tax on the retirement, अगर रिटायरमेंट पे टैक्स माइनस करने की तुम्हारे पास सहूलत है तो फिर तुम माइनस कर सकते हो। तो बात क्या समझ आई? फंड अप्रूव करा लो ना कराओ तुम्हें डिडक्शन की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर तुम साबित कर दो क्या कि तुम्हारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ amount from the gratuity or the provident fund, then you can deduct it as an expenditure। क्योंकि है एम्प्लॉयर का तो एक्सपेंडिचर ही है ना, एम्प्लॉय तो अपनी इनकम में से डाल रहा है, कल को उसे मिलना है, लेकिन एम्प्लॉयर जो डाल रहा है उसे तो कुछ नहीं मिलना, तो उसका क्या है? एक्सपेंडिचर है। क्लियर बच्चों? तो फिर क्या समझ आई? मुझे तो ये समझ आ रही है कि उसे डिडक्शन की इजाजत नहीं है, चाहे अप्रूव्ड है चाहे अनअप्रूव्ड। लेकिन अगर वो जाहिर कर दे कि उसके पास प्रॉपर अरेंजमेंट है, वापे रहते हुए रिटायर होने पे डिडक्शन हुई, बशीरा के हुई, इसी तरह अल्लाह देते के हुई, और उसने सबकी डिडक्शन करके जमा करवाई थी, कमिश्नर साहब एग्री करते हैं, तो फिर उसको एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत मिल जाएगी। जितना पैसा वो डालेगा उसके अंदर उसको एक्सपेंडिचर में ऐड कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? पैसा किसका जाएगा? वो जो पैसा नहीं था उधर से आ रहा था फाउंटेन के तौर पे, कहां से? एम्प्लॉयर से, वो एक्सपेंडिचर में डाला जाएगा। और अरेंजमेंट किसकी है कि जब उसको रुमाल देंगे जिसके अंदर वो पैसा पड़ा हुआ, उसमें से टैक्स निकाल के और एफपीआर के बंदे को, दोनों के लिए नहीं। इसमें तो है ही है, इसकी तो कहानी खत्म हो गई ना, इससे तो कहानी खत्म होगी। देखिए इसका तो उसने वैसे ही कह दिया कि ये अप्रूव्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो खर्चा माइनस नहीं है। ये जो एफ है उसके अंदर आगे सहूलत दी किसके लिए? रिकॉग्नाइज के लिए। उसका तो पिछला पॉइंट देखिए ना, वहां खत्म हो गया पॉइंट, डिडक्शन माइनस करने की इजाजत है कि इतना बड़ा नो पकड़ा है उसका हाथ में, उसकी तो कहानी यही खत्म हो गई थी। हाँ, अगली कहानी जो शुरू हुई वो किसके लिए हुई? इसके लिए, और उसके लिए एफ वाला जो सब क्लॉज, जो क्लॉज है सॉरी यूज हुई सेक्शन 21 की। क्लियर बच्चों? थक तो नहीं गए कि शुरू से थके हुए थे? मुझे इस बार पहले कॉलेज वालों ने कहा था, कहते यार इस बार तुम्हें पढ़ाने में मुश्किल होगी। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं बच्चे थके हुए थे। मैंने कहा वो कैसे कहते? तुम देख लेना, जब तुम क्लास में जाया करोगे तो